नमस्कार। हम लोग भाषिक ध्वनियों का विश्लेषण पढ़ रहे थे और इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आप सभी को भाषिक ध्वनियों के विश्लेषण के अंतर्गत पहले पार्ट के अंतर्गत स्वरों के विषय में बताया था कि स्वर क्या हैं, कितने प्रकार के हैं। आप पार्श्विक स्वर कौन सा है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में कि व्यंजन क्या है ना। व्यंजन के विषय में हम लोग जानेंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इसको आप ध्यान से पढ़ें। तो सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा को समझते हैं, आखिर है क्या व्यंजन। तो आप सभी को पता ही है, मैं भी बता चुकी हूँ कि हम जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो वहाँ कोई भी अवरोध नहीं होता, यानी कि स्वर निर्बाध गति से उच्चरित होता है और स्वतंत्र होता है। उसको उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम व्यंजन ध्वनियों की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमें सबसे पहले ये व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह स्वरों के अधीन होते हैं, यानी कि स्वर की सहायता से ही इनका उच्चारण होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी ध्वनियाँ व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में वायु फेफड़े से प्रस्फुटित होकर मुख विवर के उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। यानी कि जहाँ पर स्वरों का उच्चारण करते समय जो प्राणवायु है वह माउथ ऑर्गन्स जो मुख्य विवर के अंदर उच्चारण स्थान है उनको स्पर्श नहीं करती है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करते समय प्राणवायु उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है। तो इसीलिए ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से प्रस्फुटित हो और मुख विवर के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकले तो वो क्या कहलाएंगी, वो व्यंजन ध्वनियाँ कहलाएंगी। अब आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न आता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमें बताना है कि आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार व्यंजन जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। इनको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत है स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक, लुंठित, उक्षिप्त और अर्ध स्वर। तो इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्पर्श, यानी स्पर्शी व्यंजन को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो स्पर्शी व्यंजन, अगर आपसे कोई पूछे स्पर्श व्यंजन कितने संख्या में है तो इसका आंसर है 25। ठीक है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं तो ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। कितने हैं आप संख्या देख लीजिए, 25 हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 5 प्रकार के वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कंठ्य, का वर्ग के व्यंजनों को कहते हैं कंठ्य व्यंजन। तालव्य कहते हैं चा वर्ग के व्यंजनों को। मूर्धन्य कहते हैं टा वर्ग के व्यंजनों को। और दंत कहते हैं आपके ता वर्ग के व्यंजनों को। ओष्ठ कहते हैं पा वर्ग के व्यंजनों को। और ये जो हमारे दाहिनी ओर देखिए स्क्रीन में पंचम वर्ण लिखे हैं, पांचवा अक्षर जो लिखा हुआ है, इसके लिए लिखा गया है नासिक, यानी कि ये जो वर्ण है वो कौन से वर्ण कहलाते हैं, नासिक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जो है वह नासिका है। का वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान दंत है, दांत। और हमारा जो प वर्ग के व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। और ग, य, ड़, न, म का उच्चारण स्थान है नासिका। अब देखेंगे संघर्षी। तो मुख द्वार जब हमारा इतना सकरा हो जाए कि जो हमारी प्राण वायु है वह संघर्ष करे, बाहर निकलते में रगड़ खाए, तो वो क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन। ये है इस जो हमने अभी पढ़ा था स्पर्श व्यंजन थे, यहाँ पे क्या है, संघर्षी व्यंजन है। क्यों संघर्षी व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख का द्वार जो है वो इतना सकरा हो जाता है कि जो प्राण वायु है, श्वास है, वो टकराती हुई, स्पर्श करती हुई, संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। कौन से ऐसे व्यंजन हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, कौन से व्यंजन हैं जो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे फा लिखा है, खा लिखा है, गा लिखा है, जा लिखा है। ठीक है। ये नुक्ते के साथ जब हम इनका उच्चारण करते हैं, यानी कि ये फा नहीं है,
ख नहीं है, खा, गा नहीं है, जा नहीं है। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? नुक्ता लिखा हुआ है फ, ख, ग, ज। तो ऐसे उच्चारण करते समय, क्योंकि अगर हम लोग इसको फ और खा, गा, जा साधारण रूप में नुक्ते के बगैर तो ये किस में आ जाएगा? स्पर्श व्यंजन में आ गया। पढ़ चुके हैं हम लोग पूर्व में। लेकिन जब नुक्ते के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो इनका उच्चारण करते समय हमारा मुख का द्वार इतना सकरा हो जाता है कि वायु, प्राण वायु जो है, श्वास जो है वो रगड़ खाएगी। इसीलिए इसको संघर्षी कहा गया। साथ ही में संघर्षी व्यंजन श, श, सा और हा भी होते हैं। यानी नुक्ता लगा करके फ, ख, ह और ज, स, श, सा और हा, ये सारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ पे जो श, श, स, ह है, इसको हम लोग ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ऊष्म व्यंजन? क्योंकि भाई अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि मुख द्वार सकरा हो जाएगा, प्राणवायु निकलेगी तो वो घर्षण करते हुए, रगड़ खाते हुए निकलेगी। और जब रगड़ खाते हुए निकलेगी तो एक प्रकार की ऊष्मा जनरेट होगी मुख के अंदर। स, श, श, हा को बोलने में एक ऊष्मा निकलती है, यही श्वास के रगड़ खाने के कारण। इसीलिए इन चारों व्यंजनों को, श, 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 हा को ऊष्म व्यंजन भी हम कहते हैं। अब है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यानी संघर्षी पढ़ चुके हैं, अब क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श में देख रहे हो आप, चा, छा, जा, झा स्पर्श में पढ़ चुके हैं। साथ में क्या है? इसमें संघर्षी भी जुड़ गया है। वहाँ खा और गा और जा में संघर्षी नहीं था, वो केवल स्पर्श थे। लेकिन जब हमने नुक्ते के साथ में इस्तेमाल किया था तो वो क्या हो गए थे? संघर्षी हो गए थे। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि ये स्पर्श संघर्षी हैं। क्यों हैं? चा, छा, जा, झा, सबसे पहले हमें याद रखना है कि चा, छा, जा, झा स्पर्श हैं, संघर्षी हैं, स्पर्श संघर्षी भी हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण हम जब करते हैं तो मुख द्वार बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि वायु जो है वो उच्चारण स्थानों में रगड़ खाती है। महीन सा अंतर है। एक जगह ये स्पर्शी व्यंजन में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आ रहे हैं स्पर्श प्लस संघर्षी भी हैं, स्पर्श संघर्षी। तो क्यों है? बोल के देखिए, च, छ, ज, झ। जो हमारी जीभ का अगला हिस्सा है, बिल्कुल पॉइंट नहीं, पॉइंट के थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा जो है, च, छ, ज, झ को बोलने में जीभ का अगला हिस्सा पॉइंट, नुकीले भाग को छोड़ करके पीछे की ओर का हिस्सा जो है वो तालु को छूता है। देखिए छू रहा होगा, आप बोल करके देखिए, च, छ, ज, झ। तो तालु को छू रहा है, मुख का द्वार बंद हो जा रहा है, और इसीलिए वायु को बाहर निकलने में थोड़ा घर्षण करना पड़ता है। तो स्पर्श भी है और संघर्ष भी हो रहा है, इसीलिए च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है। अब अनुनासिक की बात करते हैं। नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पांचवा अक्षर जो है, पांचवा वर्ण है ग, ड़, ग, य, ग, य, ड़, न, म। क्यों है अनुनासिक? क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख द्वार बंद हो जाता है, प्राणवायु नासिका से निकलती है, इसीलिए हम इनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, इसको हम बहुत आराम से, ध्यान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब बारी आती है पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्विक यानी पीछे। अब ऐसा क्या है? ऐसे व्यंजन आप उदाहरण में देख रहे हैं ला, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले पार्श्विक वो व्यंजन है जिसका उच्चारण करने के समय, हम जब उच्चारण कर रहे होते हैं, उन व्यंजनों को बोल रहे होते हैं, तो मुख का द्वार जो है, मुख विवर जो है वो बीच से बंद हो जाता है, और जो वायु है वह दोनों साइड से निकलती है बाहर, तब हम उसका उच्चारण कर पाते हैं। तो वो क्या है? देखिए ला जब बोलते हैं, ला में क्या है? जीभ का अगला हिस्सा जो है थोड़ा सा फैल करके ऊपर तालु को स्पर्श करता है, दांत को स्पर्श करता है। कर रहा है ला, तालु को स्पर्श कर रहा है ला, और बीच से मुंह क्या हो गया हमारा? बंद हो गया। अब मुंह जब बंद हो गया है तो फिर जो प्राणवायु है वो साइड से निकलेगी। बोल करके देखिए, बहुत साधारण सी बात है। ला का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर टच कर जाती है, मुख द्वार बीच से बंद हो जाता है, और प्राणवायु जो है वह साइड से निकलती है, इसीलिए ये पार्श्विक व्यंजन हमारा ला जो है वो कहलाता है। अब लुंठित, लुंठित माने होता है घुमा हुआ सा, थोड़ा सा सर्पिलाकार टाइप का। तो अब उच्चारण करते समय सर्प और सर्पिला आकार कैसे आ गया? क्यों आया? क्योंकि लुंठित वे व्यंजन हैं जिनको जब हम बोल रहे होते हैं तो जो प्राणवायु आती है वो ऐसे टर्न करते हुए आती है, एक कंपन उत्पन्न करती है। रा,
रा को जब आप बोलिए ढंग से उच्चारण कीजिए रा, तो कहीं ना कहीं एक जैसे स्प्रिंग जैसा कंपन आपको महसूस होगा। रा 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 रा। तो रा जब उच्चारण करेंगे तो एक स्प्रिंग जैसा कंपन होगा। ये स्प्रिंग जैसा कंपन आपकी जीभ नहीं जनरेट कर रही है, ये प्राणवायु है जो निकल रही है टकरा करके, गोल गोल घूम करके, इसीलिए हमको वो कंपन महसूस हो रहा है। यानी कि ऊपर से टकराती है रा और वो बाहर निकलती है। क्षणों से भी कहते हैं ना, निमिष मात्र का जो समय है वो एक समय लगता है और यहाँ पे एक कंपन उत्पन्न होता है। जीभ घूम जाती है रा ऊपर की तरफ गोल सी, और साथ ही में जो प्राणवायु है वो कंपन उत्पन्न करके बाहर निकलती है। तो ये हो गया रा। तो लुंठित ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में अंदर से आने वाली वायु विवर, यहाँ विवाह लिखा हुआ है, इसको विवर कहिए, यानी मुख विवर से टकरा करके शीघ्रता से बाहर निकलती है और ऐसा करने में वो एक कंपन उत्पन्न करती है। इसीलिए रा जो है वो लुंठित व्यंजन कहलाता है। जहाँ पे भी हो, एक बार इसको सुन रहे हो तो एक बार रा बोल करके तुम देखोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब है उठाना और फेंक देना। इसका सीधा साधा इस शब्द का मतलब है उत्क्षिप्त। अब भाई हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त से क्या तात्पर्य है? हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त से तात्पर्य है कि उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते समय बोलते हैं जब, तो जिह्वा की नोक जो है थोड़ा ऊपर की ओर उलटती है और तालू को थोड़ा दूर तक स्पर्श करती है और झटके के साथ बाहर आती है। कौन से हैं? ड और ढ। ड ढ, यानी कि जीभ ऊपर टच करती है और झटके के साथ नीचे आती है, तो इसीलिए ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। डाढ़ा उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है द्विगुण व्यंजन? क्योंकि डाढ़ा दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो आप देख रहे हैं नीचे बिंदी लगी हुई है, दूसरा जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं डा से डलिया और ढा से ढक्कन, तो यहाँ पे बिंदी का जो बिंदु है उसका लोप हो जाता है। इसीलिए डा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन भी है और डा और ढा कौन से व्यंजन है? साथ में द्विगुण व्यंजन है। अब बात करते हैं अर्धस्वर की। अर्धस्वर क्या है? यानी ऐसे व्यंजन जो आधे स्वर हैं, आधे व्यंजन। तो पूरी तरह से स्वर नहीं है, पूरी तरह से व्यंजन नहीं है। इनकी स्थिति बीच की है कि ये थोड़े से स्वर की तरह स्वतंत्र हैं, थोड़े से व्यंजन की तरह ये परतंत्र हैं। व्यंजन परतंत्र क्यों है? क्योंकि स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि निर्बाध गति से प्राणवायु बाहर निकलती, कोई ज़रूरत नहीं हमें किसी की मदद की कि हम व्यंजन की सहायता से स्वर बोलें ना, स्वर स्वतंत्र है। तो ऐसे ध्वनियाँ जो स्वर और व्यंजन के बीच में हैं तो उन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। ना तो ये स्वर की तरह पूरी तरह से फ्री है, स्वतंत्र है, ना ही व्यंजन की तरह आश्रित है या अवरुद्ध है। तो ये अर्धस्वर कहलाती हैं। और कौन सी हैं ध्वनियाँ? वह या और वा। या और वा का उच्चारण आधा स्वर की तरह से किया जाता है और आधा व्यंजन की तरह से किया जाता है, इसीलिए इनको अर्धस्वर हम कहते हैं। अब देखिए घोष के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है किसी भी कंपटीशन में आप जब बैठते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एक है अघोष और एक है सघोष। सघोष को ही घोष कहेंगे। तो अघोष है और सघोष है। सबसे पहले अघोष आएगा, फिर आएगा सघोष। अघोष, घोष से मतलब होता है आवाज़, अघोष यानी आ नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ खुली रहती हैं, पूरी तरह से खुली है, प्राणवायु जो है बिना किसी से टकराए बाहर निकल रही है, तो ना तो कहीं रगड़ खाएगी प्राणवायु, ना ही कहीं कंपन उत्पन्न होगा। तो ऐसी ध्वनियाँ क्या होंगी? वो अघोष कहलाएंगी। अब कैसे याद करें? 5 वर्ग बता चुके हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो है वो हमारा अघोष है। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या है? अघोष है। पहले अघोष, फिर आएगा सघोष। और सघोष क्या है? तो यहाँ पे क्या है कि स्वर तंत्री जो है थोड़ा सा नज़दीक आ जाती है आपस में, तो प्राणवायु जो है थोड़ा सा रगड़ खाएगी, थोड़ा सा कंपन उत्पन्न करेगी, तब वो बाहर निकलेगी। तो ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ निकट आ जाएं,
अंदर से आने वाली वायु थोड़ी अवरुद्ध हो, तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो। यहाँ याद करने के लिए क्या है, तो अघोष हमारे पहले दूसरे अक्षर हो चुके हैं प्रत्येक वर्ग के। बचे हुए 2 अक्षर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सघोष। तो का वर्ग का गा और घा, चा वर्ग का जा और झा, टा वर्ग का टा और डा और ढा, ता वर्ग का दा और धा, और पा वर्ग का बा और भा। यहाँ माँ नहीं है, ये भा है, बा और भा। तो दूसरा और तीसरा और चौथा जो वर्ण है वो सघोष कहलाएगा। पहला और दूसरा जो वर्ण है हमारा वो क्या कहलाएगा, अघोष, और दूसरा और तीसरा और चौथा वर्ण जो है, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा हमारा सघोष कहलाएगा। अब प्राण के आधार पर, प्राण से तात्पर्य क्या है, प्राण वायु। प्राण के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अल्प प्राण, महाप्राण। लोग रटाते हैं, आपको कोचिंग में जाओगे रटाया जाएगा अल्प प्राण। कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं। जब हम ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हों, वायु यानी प्राण वायु की मात्रा मतलब एक धीरे से निकले, कम प्राण वायु का इस्तेमाल करें हम, और वेग भी उसका प्राण वायु का कम है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अल्प प्राण। ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, अभी थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, अभी बहुत इजी हो जाएगा, इसको आप सुने। अल्प प्राण में वायु का प्रवाह धीमा होता है, कम मात्रा का इस्तेमाल होता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। साथ में यारा लावा भी क्या है, अल्प प्राण है। इसे याद करना है आपको, यारा लावा। और महाप्राण में वायु की मात्रा अधिक होती है, वायु का प्रवाह अधिक होता है, वायु का बल अधिक होता है, इसीलिए ये महाप्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अब इसको याद करना बहुत आसान है। वर्णमाला रखी है आपके सामने, का ख गा गा, गा लिखा हुआ है। तो पहला अक्षर अल्प प्राण, दूसरा अक्षर महाप्राण, तीसरा अक्षर अल्प प्राण, चौथा अक्षर महाप्राण, पांचवा अक्षर क्या बचेगा, तो अल्प प्राण। तो अल्प महा, अल्प महा, अल्प, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहला, तीसरा, पांचवा, नहीं, आप सीधे से याद करिए। एक अक्षर अल्प प्राण, दूसरा अक्षर महाप्राण, तीसरा अक्षर अल्प प्राण, चौथा अक्षर महाप्राण, पांचवा अक्षर, डेफिनेटली पांचवा एक अकेला ही बचा है, छठा नहीं आएगा प्रत्येक वर्ग में, तो वो अल्प प्राण होगा। तो ये था आज का क्लास। और भाषिक ध्वनियों के विश्लेषण के अंतर्गत जितना भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। मुझे आशा है और आप लोग सही से इसको पढ़ रहे होंगे, समझे होंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि पुनः समझाई जा सकती है, नहीं समझ में आई, कोई भी कारण आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आप सभी बच्चे अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो समय समय पर मैं डीएलएड के कोर्स से जुड़े हुआ या कोई भी कंटेंट अगर डालूँगी तो आप तक वो पहुंच जाएगा, मिस नहीं होगा। तो आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े रहे इस सत्र में, और आपने इसको ध्यान से सुना। मुझे आशा है कि आपके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।